हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आप सभी का पुनः इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो है हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ देखते हैं वो सभी जो पदार्थ होते हैं उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे कुछ पदार्थ की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, कुछ पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, और कुछ जो पदार्थ होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। पदार्थों की इन प्रकृति को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो है डेनमार्क के जो है वैज्ञानिक जिसका नाम था सोरेनसन, उन्होंने जो है 1919 में जो है अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है या उनकी शक्ति को ज्ञात करने के लिए एक स्केल या पैमाना का आविष्कार किया था, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। कौन सा स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जब हम pH लिखते हैं तो P को नीचे और P के ऊपर में जो है हम कैपिटल में H को लिखते हैं। इस pH से तात्पर्य क्या होता है, P मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज या पावर। किसकी पावर, हाइड्रोजन आयन की पावर, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति को यह दर्शाता है। इसका पूरा नाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दर्शाता है। कौन, यह पीएच पैमाना, जिसकी खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। और इन्होंने कब किया था, सन 1909 में। यह पीएच पैमाना जो है यह किसी पदार्थ के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को या उसकी मात्रा को क्या करता है, मापता है, जिसके आधार पर हम किसी विलयन के अम्ल, क्षार या फिर उदासीन होने की प्रकृति का हमें ज्ञान होता है। तो देखते हैं हम इसके अंतर्गत सबसे पहले अम्ल होता क्या है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मान के चलो हम किसी पदार्थ को क्या किए हैं, किसी पानी में उसका घोल बनाए हैं, अर्थात पानी में उस पदार्थ का घोल बनाए हैं। तो हम जब उसको पीएच स्केल की सहायता से उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या मात्रा को मापते हैं, तो उस विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है ज़्यादा होती है। किससे, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन से, अर्थात इस आयन से जो है, इस आयन की मात्रा अगर किसी विलयन में ज़्यादा है तो वह पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, अम्ल होती है। क्या होती है, अम्ल होती है। अर्थात वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ अम्लों के उदाहरण देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद है हमारा नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये जो सभी होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये तीनों जो हैं जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। उसी प्रकार से अब दूसरा देखते हैं, क्षार और क्षारक। क्षार और क्षारक होते क्या हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। चूँकि जो सभी जो क्षारक हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, जितने भी क्षारक जो पानी में घुलते हैं, मिलते हैं, उन्हीं क्षारकों को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अर्थात उन्हें हम क्षार कहते
हैं। अर्थात ये क्षार जो होते हैं इनमें H+ आयन भी पाया जाता है, लेकिन H+ आयन जो होता है, प्लस आयन होता है, ये कम मात्रा में पाया जाता है। अर्थात ये अधिक मात्रा में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। जैसे कुछ हम क्षार के उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पर है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, उसके बाद है हमारा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्षार हैं। जैसे ही हम इसको जल में घोल देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, तो ये सोडियम प्लस और क्या देता है, OH- देता है। अर्थात यह जल में अधिक मात्रा में क्या देता है, OH- आयन देता है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भी ये हाइड्रॉक्साइड माइनस आयन विलयन में बहुत सारे बनाते हैं। अर्थात यह क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब देखते हैं तीसरा, ये है लवण या साल्ट। ये जिसकी परिभाषा को देखते हैं, लवण में एक भाग जो है धनायन होता है, तो दूसरा भाग क्या होता है, ऋणायन होता है। इसकी जो प्रकृति है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की प्रबलता पर निर्भर करता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ कुछ लवणों को उदाहरण देता हूँ, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर है हमारा अमोनियम क्लोराइड। इनकी प्रकृति क्या होगी, अर्थात अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या फिर उदासीन होगी। क्योंकि हम अभी इसके परिभाषा में पढ़े कि जो क्षार जो है ये इसमें दो भाग होते हैं, एक धनात्मक आयन होता है और एक होता है ऋणात्मक आयन। जैसे देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है ये जब पानी में घुलता है तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड टूटकर Na+ आयन और क्लोराइड माइनस आयन बनाता है। जो लवण का जो पहला भाग है, जो धनात्मक आयन होता है, ये किनसे प्राप्त होता है, क्षारों से प्राप्त होता है, अर्थात क्षारीय मूलक से प्राप्त होता है। जबकि लवण का जो ऋणात्मक आयन होता है, कौन सा आयन होता है, ऋणात्मक आयन होता है, ये किनसे प्राप्त होता है, अम्लों से प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे अम्ल है, जो कि कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये पानी में घुलता है तो ये H+ आयन और क्लोराइड माइनस आयन बनाता है। यही जो है क्षार के सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्लोराइड आयन से जो ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। अर्थात यह सोडियम और क्लोराइड जो आयन है ये कौन से अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से आए थे, उन अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की प्रबलता को ज्ञात कर हम इसकी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन, यह हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है, इसके मिलने से बनता है जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है क्लोराइड के साथ जुड़ता है और दो हाइड्रोजन परमाणु बचा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है। अर्थात यह सोडियम और क्लोराइड, सोडियम जो कि एक धन आयन है और क्लोराइड जो कि क्या है, ऋण आयन है। यह सोडियम धन आयन जो हमेशा किन से मूलक से प्राप्त होगा, क्षारीय मूलक से प्राप्त होगा, और जो ये जो क्लोराइड जो ऋण आयन है ये हमेशा किससे प्राप्त होता है, अम्ल से प्राप्त होता है। अर्थात इस लवण की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें इसके धनात्मक मूलक जो कि क्षार है और इसके ऋणात्मक मूलक जो कि अम्ल है, इसकी प्रबलता को ज्ञात करना पड़ेगा। जो कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है, ये कैसा क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार, शक्तिशाली वाला क्षार होता है ना। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये भी कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। ऐसे मूलक जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से प्राप्त होते हैं, अर्थात मूलकों से प्राप्त होते हैं जो धनायन और ऋण आयन, तो जो लवण की प्रकृति होगी वो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, इसकी प्रकृति उदासीन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्षारीय मूलक भी कैसा है, प्रबल है, अम्लीय मूलक भी कैसा है, प्रबल। अर्थात प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आपस में जुड़कर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। इसके बारे में जो है आगे की वीडियो में और डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज यहाँ पर हम इतना ही अध्ययन करते हैं, तो चल देखते हैं आगे की ओर। हमारे दैनिक जीवन में जो है हम निरंतर अम्ल और क्षार का प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि हमें कोई अगर चींटी या फिर ततैया काटता है
तो हमें जो है बहुत दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, जिसको दूर करने के लिए जो है हमें साबुन लगाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जो होता है ततई या फिर जो चींटी होती है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किनमें, चींटियों में। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। अम्ल होने के कारण जो है यदि ये अम्ल को जो चींटी काटने के पश्चात हमारे शरीर में पहुंचा देता है तो हमें क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, दर्द होने लगती है। अर्थात इस दर्द को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, जो कि साबुन का जो नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, क्षार है। जिसके कारण से हम यदि इसमें क्षार मिला देते हैं तो जो इस जो है फार्मिक अम्ल का जो प्रभाव होता है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर में है वह जलन या दर्द कम हो जाता है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो है हम जैसे कि किसी तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। नींबू का रस जो कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है उसमें, जो कि एक प्रकार का अम्ल है। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे अम्ल और क्षारों का प्रयोग जो है निरंतर करते आ रहे हैं। उनमें से जो है कुछ अम्ल एवं क्षार देखते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक स्रोत से ही हमको मिलते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे इमली हो गया, सेब हो गया, फल, बहुत सारे फल जो कि उनमें भी कुछ न कुछ पदार्थ जो कि अम्लीय है, क्षारीय गुण वाले होते हैं, वे अम्ल और क्षार उनमें पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में, इनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे इमली, इमली में क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अर्थात आप लोगों ने इन फलों को खाए होंगे, इमली और सेब। यदि कोई फल या कोई पदार्थ आपको कैसा लगे, स्वाद में खट्टा लगता है, कैसे, खट्टा लगे तो जो है उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और जो है क्षार जो होता है, क्षार का स्वाद हल्का सा कैसा होता है, कड़वा होता है, इसलिए जितने भी कड़वे चीज हम खाते हैं उसमें क्षार पाया जाता है। चलो देखते हैं सबसे पहले इसी को अम्ल के बारे में। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो सिरका में है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसलिए जितने भी खट्टे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सभी में क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। अर्थात यदि आपको पूछा जाए कि भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले 4 अम्लों के नाम लिखिए, तो सबसे पहले आपको इन प्राकृतिक स्रोत का नाम लिखना होगा। उसके बाद उन्हीं के आधार पर उनमें ये अम्ल पाया जाता है करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि भोज्य पदार्थ ये खाने वाले चीज हैं। कौन से, खाने वाला, अर्थात भोज्य पदार्थ हैं। इन भोज्य पदार्थों में ये अम्ल पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्षार जो होता है कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि चूना में जो है कौन सा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए जो पानी के साथ बना हुआ घोल को ही हम चूने का पानी भी कहते हैं। अर्थात के चूना में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक पाया जाता है। चूना जो कि प्राकृतिक रूप से, ये सभी जो है हम लिखे हैं प्राकृतिक स्रोत, अर्थात ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं उसका दूसरा है खाने का सोडा जो कि हम खाते हैं। इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये भी जो है खाने का सोडा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, एक क्षार है। उसी प्रकार देखते हैं प्रति अम्ल, जिसको अंग्रेजी में एंटासिड कहते हैं। ये जो है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्या पाया जाता है, क्षारक पाया जाता है। कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कपड़े धोने का सोडा, जिसको हम साबुन के नाम से भी जानते हैं। कपड़े धोने के सोडा से क्या साबुन बना होता है ना। इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक क्षारक है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। अर्थात ये अम्ल और ये क्षार जो होते हैं ये हमारे वातावरण में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है इन अम्लों और क्षारक को पहचानने के लिए जो है हम एक
अलग प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इंडिकेटर कहते हैं। मान के चलो यदि कोई विलयन हमारे पास कोई पदार्थ हमको दे दिया गया है कि वह, और ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से पदार्थ जो है अम्ल है और कौन से पदार्थ जो है क्षारीय प्रकृति के हैं। तो इसके लिए जो है हम इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। सूचक जो है इन अम्लों और क्षारों के साथ मिलकर जो है अलग प्रकार के जो है रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो है रंग परिवर्तन करते हैं, या फिर इनमें जो है गंधों में परिवर्तन होता है, जिसके माध्यम से जो है अर्थात सूचक के माध्यम से जो है हम किसी पदार्थ को उस अम्ल या क्षारीय प्रकृति के अंतर्गत हम उसको क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत एक हमारा सूचक आता है जिसका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लिटमस, क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो रंगों में आता है, एक होता है लाल लिटमस पेपर, एक होता है कौन सा, नीला लिटमस पेपर। जब हम इन लिटमस पेपर को किसी पदार्थ के विलयन में डुबोते हैं तो ये जो लिटमस पेपर है रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार होने का निर्धारण करता है, अर्थात वह जो विलयन है अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का। ये लिटमस पेपर के रंग परिवर्तन के द्वारा हमें पता चलता है। तो चलो देखते हैं कि लिटमस पेपर के द्वारा हम किसी विलयन की प्रकृति का निर्धारण कैसे करते हैं। इसके लिए हम जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें किसी विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जो है हमें सूचक की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं लिटमस पेपर कहते हैं। यह लिटमस पेपर जो होता है दो रंगों में आता है। यहाँ लिखा हुआ है लिटमस रेड, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्थात लाल लिटमस पेपर। और उसके बाद यहाँ लिखा होगा लिटमस ब्लू, अर्थात नीला लिटमस पत्र। इन्हीं लिटमस पत्रों की सहायता से जो है हम किसी विलयन की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। अर्थात विलयन की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, अर्थात विलयन जो है अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, या फिर उदासीन हो सकते हैं। मान के चलो हमें कोई तीन विलयन दे दिया गया है। अगर हमें यह पूछा जाए कि इनकी प्रकृति क्या क्या है, अर्थात इनकी अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीन प्रकृति के आधार पर अलग अलग कीजिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले तीन इसका क्या लेते हैं, कोई सा विलयन लेते हैं, अज्ञात विलयन, जिसका हमने नामकरण नहीं किया है। हो सकता है इनमें से कोई एक क्या है, अम्ल है, और इनमें से कोई जो है एक क्षार है, या इनमें से कोई जो है एक उदासीन विलयन होगा। इसको हम उस तरफ कर देते हैं, इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि जब हम इस नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो ये इस नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कहाँ डुबाने पर, अम्ल में डुबाने पर, अर्थात नीला लिटमस पेपर अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है। यदि हम इस नीले लिटमस पेपर को कहाँ पर डुबा देंगे, किसी क्षार में ही डुबा देते हैं तो इसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं आता है। यदि उदासीन विलयन में हम इस नीले लिटमस पत्र या पेपर को डुबाते हैं तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं हम दूसरे रंग का लिटमस पेपर, जिसका नाम है लाल लिटमस पेपर। ये कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। हम जानते हैं कि लाल लिटमस पेपर को यदि हम किसी क्षारीय विलयन में डुबाते हैं तो इस लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। अर्थात यह लाल लिटमस पेपर क्षार की उपस्थिति में नीले रंग में बदल जाता है। यदि हम इस लाल लिटमस पेपर को किसी अम्ल में डुबाते हैं तो इसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन यदि हम इस लाल लिटमस पेपर को उदासीन विलयन में डुबाते हैं तो इसका रंग बैंगनी, हल्का बैंगनी सा हो जाता है। तो चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम परीक्षण करके देखते हैं कि इन विलयनों की प्रकृति क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं नीले लिटमस पेपर ले रहा हूँ। कौन सा रंग का लिटमस पेपर ले रहा हूँ, नीले रंग का लिटमस पेपर ले रहा हूँ।
नीले लिटमस पेपर को जो है हम तीनों विलयनों में बारी बारी से डुबा कर देखते हैं। सबसे पहले मैं पहले वाले विलयन में डुबाता हूँ। इसमें जब मैं नीले लिटमस पेपर को डुबाता हूँ इस पहले नंबर के जो है इसमें विलयन में, तो इसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं आता है, ये नीला रंग का ही रह जाता है। उसके बाद देखते हैं इसी नीले रंग के लिटमस पत्र को दूसरे विलयन में डुबो के देखते हैं, तो इसमें किस प्रकार का रंग परिवर्तन आता है देखते हैं। जैसे ही मैंने नीले लिटमस पेपर को इस दूसरे नंबर के विलयन में डुबाया तो नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आप देख सकते हैं, अर्थात यह विलयन की प्रकृति क्या होगा, इस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, एसिड होगी, इसकी नेचर क्या होगी, एसिड। उसके बाद देखते हैं तीसरे विलयन में डुबो के देखते हैं हम नीले लिटमस पेपर को। जैसे ही मैंने नीले लिटमस पेपर को तीसरे विलयन में मिलाया या डुबाया तो इसका रंग बैगनी हो जाता है, तो इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद ले लेते हैं हम कौन सा लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। देखते हैं इसको भी सबसे पहले विलयन में डुबा के देखते हैं। जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर को पहले वाले विलयन में डुबा देते हैं तो ये नीले रंग में बदल जाता है। कैसे रंग में बदल जाता है, नीले रंग। पहले कैसा था, लाल, बाद में कैसा हो गया, नीला रंग में हो गया, बदल गया। उसके बाद दूसरे विलयन में डुबो के देखते हैं। जैसे ही मैंने इस लाल लिटमस पेपर को दूसरे विलयन में डुबाया तो इसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं आया, अर्थात पहले भी लाल रंग का था, ये भीगने के बाद भी कैसा रंग हो गया, लाल रंग का ही हो गया। उसके बाद तीसरे विलयन में डुबो के देखते हैं लाल लिटमस पेपर को। तीसरे विलयन में डुबोया तो फिर ये हल्का सा बैगनी रंग का हो जाता है, अर्थात जो है हमको यह पता चलता है क्योंकि पहले विलयन में जो है लाल लिटमस पेपर किस में बदल जाता है, नीले रंग में बदल जाता है, अर्थात यह विलयन कौन सा है, इसी प्रकृति क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति है, अर्थात यह क्या है, एक क्षार है। उस पर दूसरे विलयन का रिजल्ट को देखते हैं। इसमें जो है नीला लिटमस पेपर जो है किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है, किंतु लाल लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगा, इसकी प्रकृति होगा क्या, अम्लीय प्रकृति का है। यह विलयन का प्रकृति क्या है, अम्लीय प्रकृति है। उसके बाद तीसरा विलयन का रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें जब मैंने नीले लिटमस पेपर को डुबाया तो हल्का सा बैगनी रंग में बदल गया, लाल लिटमस पेपर को भी डुबाया तो इसका रंग कैसा हो गया, बैगनी रंग का हो गया, अर्थात इस विलयन की प्रकृति क्या है, इस विलयन की प्रकृति उदासीन है। अर्थात जो है लाल लिटमस पेपर क्षार की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, नीले रंग में बदल जाता है, और जो नीला लिटमस पेपर होता है अम्ल की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। अर्थात इस प्रकार से किसी विलयन की प्रकृति को पहचान करने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। वह सूचक का नाम क्या है, यहाँ पर हमारा कौन सा सूचक लिए हैं, लिटमस पेपर, जो दो रंगों में आता है, एक नीले रंग में आता है और दूसरा लिटमस पेपर क्या होता है, लाल रंग का होता है। यह लिटमस पेपर जो है किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइकेन। लाइकेन जो कि शैवाल और कवक के सहजीवन से बना हुआ होता है, अर्थात यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इस प्रयोग के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि अम्ल की उपस्थिति में जो है कौन सा, नीला रंग का लिटमस पेपर किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में कौन से रंग में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। उसके पश्चात जो है क्षार की उपस्थिति में जो है लाल लिटमस पेपर, कौन से रंग का लिटमस पेपर, लाल रंग का लिटमस पेपर कौन से रंग में बदल जाता है, नीला रंग में बदल जाता है। इस प्रकार से इस लिटमस पेपर नामक सूचक के माध्यम से हम किसी पदार्थ के विलयन की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत हम उसके अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, फिर अम्ल का धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, फिर क्षारक का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और अम्ल व क्षारक का मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण और जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर इसका मैं समीकरण लिखता हूँ। जब कौन
ये अम्ल किसके साथ, धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर की ओर निकलता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक धातु के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। हम जो है इस परख नली में कितना लेंगे, 2 मिलीलीटर क्या लेंगे, 2 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, एक्वस अवस्था में पाया जाता है। इसको एक्वस लिखते हैं, AQ मतलब तरल अवस्था में पाया जाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कितना लेते हैं, लगभग हम यहाँ पर 2 मिलीलीटर। और यहाँ पर जो है हम क्या लेते हैं, जिंक धातु लेते हैं। जिंक धातु जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है तथा सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, S। इस परख नली में जो है सबसे पहले जिंक धातु की चूर्ण हमको लेना पड़ता है। उसके बाद जो है ड्रॉपर की सहायता से हम को इस परख नली में लगभग 2 मिलीलीटर क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। जब इन दोनों के मध्य में रासायनिक संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस समय जो है इसमें से एक गैस बाहर की ओर निकलता है। वह गैस की पहचान करने के लिए हम इस परख नली के मुंह के पास क्या ले जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, जिसके कारण जो है ये माचिस की तीली जो है नीली लौ के साथ जलता है। तो हमको इससे यह स्पष्ट होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निकलने वाला गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस होता है। अर्थात देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण को, जो है जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसको विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और एक क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है। या क्लोराइड के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, Cl2। और बचा क्या, हाइड्रोजन के कितने परमाणु बचे, 2H, अर्थात 2 परमाणु, अर्थात ये हाइड्रोजन गैस का सूत्र है जो परख नली से बाहर की ओर निकलता है। जैसे कि हम इसके बारे में जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से करके देखते हैं, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। इनके मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम जो है हम सांद्र HCl लिए हैं और इसमें जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और इसमें हम पानी लिए हैं। जो है हम सबसे पहले सांद्र HCl का हम पानी के साथ मिलाकर हम जो है इसका तनु विलयन बनाते हैं, जो कि हम पहले से ही एक बीकर में बना कर रखे हैं। बीकर में इस HCl की कुछ बूंदें और इस पानी को मिलाकर हम क्या बनाए हैं, उसका तनु विलयन बनाए और उसको हम इस कांच की जो राड है इसकी सहायता से इसको मिलाते हैं पूरी तरह से। उसके बाद जो है हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी के साथ तनु विलयन बनाते हैं, जो कि हम पहले से ही बना चुके हैं। ये इस बीकर में जो है हमारा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। और ये जो हम लिए हैं ये है हमारा जिंक का चूर्ण, जिंक जो कि एक धातु होता है, क्या होता है, धातु होता है। तो इन्हीं HCl का धातु के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक का इस धातु जिंक के साथ और ये तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस जिंक धातु के साथ अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसके फलस्वरूप किस प्रकार का इसमें उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनका भी परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अम्ल और धातुओं के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब परख नली की आवश्यकता होगी। इस परख नली को जो है हम परख नली होल्डर की सहायता से या टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से फंसा देते हैं और इसको इस प्रकार से हम हाथ में पकड़ते हैं। उसके बाद जो है हम सांद्र HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना हुआ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण जो है हम इसमें कुछ मात्रा में जो है पानी डालकर बनाते हैं। उसके पश्चात जो है हम धातु लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम जिंक धातु लिए हैं, जो कि ठोस अवस्था में है। इसके चूर्ण को हम सबसे पहले जो है हम जिंक धातु की कुछ मात्रा को हम इस परख नली में डालते हैं। किसकी सहायता से, स्पैचुला की सहायता से। हम इसको क्या कहते हैं, स्पैचुला कहते हैं। जिंक धातु के जो है कुछ चूर्ण जो है इसको हम परख नली में ले लिए हैं। उसके बाद जो है हम इसमें लगभग 2 मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं। इस प्रकार से मिलाते हैं। तो जो है इस जिंक धातु
इस जिंक धातु और जो है इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जो होता है रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाता है। इसी समय जो है यहाँ से एक गैस निकलती है जिसको हम कौन सी गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और जो है यहाँ पर हमारा जिंक क्लोराइड जमा हो जाता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक्वस अवस्था या एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर से निकलने वाला जो गैस का परीक्षण जो है हम जलती हुई माचिस की तीली को ले जाकर करते हैं, जिससे कारण जो है जलती हुई माचिस का तीली जो है फप की आवाज के साथ और नीली लौ के साथ जलता है। तो ये हो गया हमारा अम्ल और धातुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप जो है लवण बनता है और क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब देखते हैं दूसरा, क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। कुछ जो क्षार होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, अर्थात इनके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवण बनता है और बाहर की ओर हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होगा, अर्थात इसमें कौन कौन से अभिक्रिया करेंगे, क्षार, क्षार किसके साथ करेगा, धातु के साथ, ये रासायनिक अभिक्रिया करेंगे जिसके फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, लवण बनेंगे, लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यह हाइड्रोजन गैस जो है इस क्वथन नली के बाहर निकलता है। तो इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक धातु के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लगभग हमको जो है 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। यह जो है एक्वस फॉर्म में पाया जाता है अर्थात तरल अवस्था में पाया जाता है। धन यह किसके साथ क्रिया करेगा, जिंक धातु, जिंक धातु जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है अर्थात ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या है, लवण बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है और जो है यहाँ से कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। सबसे पहले जो है हमको एक क्वथन नली लेना है, क्वथन नली जो कि परख नली जैसे, जिसको हम गर्म कर सकते हैं। अर्थात इस क्वथन नली में जो है सबसे पहले हमें कुछ मात्रा में अर्थात 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक हमको क्या लेना है, जिंक धातु लेना है जो कि एक ठोस अवस्था में रहता है। यहाँ पर हमने ले लिया है जिंक धातु। उसके बाद जो है हमें ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की लगभग 2 मिलीलीटर इस क्वथन नली में लेना है। उसके बाद जो है हमें इस क्वथन नली को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। कुछ समय पश्चात जो है यहाँ से जो है एक गैस निकलना प्रारंभ हो जाता है जिसकी पहचान हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाकर करते हैं। अर्थात यह जलती हुई माचिस की तीली यहाँ से निकलने वाली गैस की उपस्थिति में कैसे रंग का जलता है, नीली लौ के साथ जलता है, अर्थात नीला रंग का आग के साथ जो है वो जलता है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है और इसके जो क्वथन नली के तली में जो है हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। कौन सा लवण, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और जिंक जो है क्या है, धातु। आपस में अभिक्रिया किए और इसको हम क्या किए, गर्म करने से ही ये अभिक्रिया करते हैं। तो जो है यहाँ से सोडियम जिंकेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलता है। अर्थात कुछ जो क्षार है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इससे संबंधित भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब क्षार और धातु के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। इसके लिए जो है हमको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेना पड़ेगा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो कि हमने बना लिया है। उसके बाद जो है हम धातु अर्थात हम जिंक के धातु के साथ इसका परीक्षण करेंगे। ये जिंक का ठोस चूर्ण है जिसमें हम लगभग 2 मिलीलीटर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इसमें से भी कुछ गैस बाहर निकलता है। जैसे सबसे पहले इसका परीक्षण करने के लिए इसे एक साफ परख नली लेते हैं। परख नली में जो है लगभग कुछ जो चूर्ण है ये धातु के चूर्ण अर्थात कौन सा धातु है, जिंक है।
कौन सा है? जिंक है। इस जिंक की चूर्ण को हम इस परख नली में क्या करते हैं? मिला देते हैं। तत्पश्चात जो है हम इसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉपर कहते हैं। इसकी सहायता से जो है हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें, लगभग कितनी, 2 मिलीलीटर हम इस जिंक धातु के चूर्ण में मिलाते हैं। जैसे ही हम इसमें मिलाते हैं तो इस जिंक धातु जब हमारे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में क्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है या रासायनिक संयोजन करता है, तो इसमें से भी जो है एक गैस निकलता है। वह गैस कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, जिसका परीक्षण हम जलती माचिस की जलती हुई तीली को ले जाकर करते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जो है माचिस की जलती हुई तीली नीली लौ के साथ और फप की आवाज़ के साथ जो है जलता है, और इसमें नीचे में जो है हमारा सोडियम जिंकेट द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखते हैं तीसरा, अम्ल का धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु जो है, धातु कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो है लवण बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका हम सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन, पहले देखते हैं धातु कार्बोनेट का किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? लवण बनते हैं, धन क्या बनता है? पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इस परीक्षण को करने के लिए जो है हमें सबसे पहले एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ता है। स्टैंड के बाद जो है हम एक परख नली लेते हैं। परख नली में के मुंह पर जो है हम 2 छेद वाला क्या डाल देते हैं? रबर का कार्क लगा देते हैं, जिससे कारण इस परख नली का मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। और उन कार्क के एक छेद में जो है हम थिसिल कीप लगा देते हैं और फिर एक छेद में हम जो है निकास नली जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे पर हम एक परख नली रखते हैं जिसमें चूने का पानी भरा हुआ रहता है। चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ विलयन भरा हुआ होता है, और निकास नली को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। और जो है सबसे पहले जो है इस परीक्षण को करते समय हमें सोडियम कार्बोनेट का ठोस चूर्ण को कुछ मात्रा में, लगभग 0.5 ग्राम की मात्रा में इस पर लेना पड़ता है, लेते हैं। उसके बाद जो है कार्क थिसिल पना निकास नली को फिट कर देते हैं। उसके बाद जो है हम थिसिल कीप या फनल की सहायता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते जाते हैं। लगभग इसकी मात्रा हम 2 मिलीलीटर तक लेते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कितना लेते हैं? 2 मिलीलीटर। और यह अम्ल तब तक डालते हैं जब तक इस थिसिल कीप का जो मुंह है पूरी तरह से डूब नहीं जाता। उसके बाद जो है निकास नली को इस जो है अभिकारकों के ऊपर तक रखा जाता है ताकि इनके अभिक्रिया के द्वारा बना हुआ गैस इस निकास नली के माध्यम से बाहर की ओर जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं किसके किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक धातु है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका देखते हैं। धातु कार्बोनेट का सूत्र जो होता है इसको धवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। Na2CO3 कौन सा है? ये धातु कार्बोनेट है। अम्ल कौन सा अम्ल लिए हैं हम? कौन सा अम्ल लिए हैं? HCl। कितना ml लिए हैं? 2 ml लिए हैं। ये कौन से अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। ये कौन सा अवस्था में है? एक्वस अर्थात तरल अवस्था में, पानी जैसे तरल अवस्था में पाया जाता है। जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो है इसका 2Na सोडियम के 2 परमाणु और क्लोराइड के 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं और नमक का निर्माण करते हैं। नमक एक क्या है? एक लवण है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? यहाँ 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं अर्थात H2, और कार्बोनेट से 1 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं?
पानी बनाते हैं। उसके बाद जो है कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर हम लिखे हैं सूत्र में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है यहाँ पर CO2, क्योंकि O3 में से एक O जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया और पानी बनाया, और यहाँ पर बचा कितना CO2, जो कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अर्थात जो है धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर की ओर निकलता है। अब इसके पश्चात देखते हैं हम किसके साथ, हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो उसके अंतर्गत भी लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर की ओर निकलता है। तो चलो इसके बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ धातु कौन सा लेंगे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, प्लस यहाँ पर भी हम 1 मोल क्या लेते हैं, 1 मिलीलीटर HCl लेते हैं। ये जो है सॉलिड अवस्था में रहता है, एक ही अवस्था में रहता है, ये एक्वस फॉर्म में रहता है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम और यहाँ के क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं, जो कि क्या है, एक लवण है। उसके बाद जो है ये यहाँ का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोजन परमाणु मिलकर कौन सा H2 बनाएंगे। उसके बाद कार्बोनेट का जो एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाते हैं, अर्थात क्या बनाते हैं, ये पानी का निर्माण करते हैं। और जो है यहाँ पर सिर्फ कितने, एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकालते हैं। अब इसके जगह हम क्या लिखे हैं, सोडियम, या फिर इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और संपूर्ण प्रक्रिया इसी प्रकार से होती है। और यहाँ से जो कौन सी गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वह उसकी पहचान करने के लिए उसको हम चूने के पानी से गुजारते हैं। चूने का जो पानी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में कैसा रंग में बदल जाता है, दूधिया रंग में बदल जाता है, सफ़ेद दूध के जैसे रंग में बदल जाता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इसमें होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निकलने वाला गैस कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इस परख नली के नीचे तली पर नमक बन जाता है और द्रव अवस्था में हमें यहाँ क्या मिलता है, पानी मिलता है। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 3 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। कितने, 3 उत्पाद बनते हैं, एक लवण बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसको भी हम प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार के उपकरण नहीं होने के कारण हम इसको जो है हाथ में पकड़कर इसका प्रयोग आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ठोस अवस्था में है। उसके बाद हमें सोडियम बाई कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। उसके बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगा। हमें जो है परीक्षण करते समय इनका सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट को ठोस अवस्था में ही लेना है, चूर्ण अवस्था में ही लेना है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमें पानी के साथ मिलाकर इसका तनु विलयन बनाना पड़ेगा, जो कि हमने इसका जो तनु विलयन है पहले से ही तैयार करके रखा है, जो कि यह है हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन। और इस परीक्षण को करने के लिए जो है हमें एक साफ टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास जो है उपयुक्त उपकरण नहीं होने के कारण मैं इसी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से इस परीक्षण को करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है हमें सोडियम कार्बोनेट, किसको, सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, इसकी जो लगभग हमें 0.5 ग्राम तक इसके चूर्ण को लेना है। कहाँ पर लेना है, इस परख नली में। किसकी सहायता से मैं डाल रहा हूँ, इसको कहते हैं हम इस पे चूल्हा। 0.5 ग्राम लेने के बाद हम इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है लगभग 2 मिलीलीटर हम इस ड्रॉपर की सहायता से इसमें मिलाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें से जो है रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाता है और इसमें से जो है जो गैस निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगता है। इसकी पहचान जो है हम तो देखकर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पूरे उपकरण नहीं होने के कारण मैं इसको आपको पूरी तरह से उस गैस की पहचान करके नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यदि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक नली की सहायता से चूने के पानी, किसमें,
चूने के पानी में से गुजारते हैं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उस पानी में से गुजारते हैं तो चूने का जो पानी होता है वो कैसा रंग में बदल जाता है, दूधिया रंग में बदल जाता है, दूधिया रंग में हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ से जो बनने वाला गैस है या निकलने वाला गैस है वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और इसके फलस्वरूप जो है इसमें सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। ये तो हो गया हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हटा देते हैं। अब इसके सोडियम कार्बोनेट के जगह हम क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका साधारण नाम है खाने का सोडा, जो हम इसका प्रयोग खाने में करते हैं। अब जो है इस खाने के सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम यहाँ पर अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं कि इसके मध्य जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक साफ सुथरा क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं। इस परख नली में जो है हम सबसे पहले इस पे चूल्हा की सहायता से क्या मिलाते हैं, क्या डालते जाते हैं, इस परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डालते जाते हैं। हमने जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है हम इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मिलीलीटर या मात्रा इसकी डालते हैं। इसको जो है हम इसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से, हम इसको हाथ से नहीं छू सकते, यह खतरनाक होता है, हमारे हाथ को जला सकता है। इसको जो है हम इसके दीवार की सहायता से डालते हैं तो इसमें भी जो है ये रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है यहाँ से एक गैस निकलती है। यह गैस भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने के पानी से गुजारते हैं तो चूने का पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है। कैसे हो जाता है, दूध के जैसे रंग, सफ़ेद जैसे रंग हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इससे निकलने वाला गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है। क्योंकि चूने का पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। और जो है इसमें नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड, जो कि जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, वो बनता है। और ऊपर की ओर जो आप देख रहे होंगे पानी बनता है। अर्थात जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने के सोडा के साथ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, नीचे की ओर सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक बनता है और ऊपर की ओर देख रहे होंगे पानी बनता है। और यहाँ से जो गैस निकला कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसके पश्चात देखते हैं चौथा, क्षारक का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अर्थात अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार अभिक्रिया करके जो है क्या क्या बनाता है। तो उसका भी देखते हैं हम। क्षार जो है किसके साथ, अधातु या अधात्विक, किसके साथ, ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है कौन, क्षार, तो क्या बनते हैं, लवण बनता है और क्या, जल बनता है। ये उत्पाद बनते हैं। किससे किससे क्रिया करे, अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, तो क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो चलो इसका उदाहरण देखते हैं हम। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक अधातु ऑक्साइड है और क्षार जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड जो कि एक गैस है वो नहीं है, इसलिए हम उसका परीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसी के माध्यम से हम देखते हैं। तो देखते हैं कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो किसके साथ क्रिया करेगा, 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जलीय अवस्था, क्या मतलब एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। जब ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखते हैं। सोडियम के 2 परमाणु हैं, S है और ये जो है ऑक्सीजन के, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आता है तो हो जाता है 3, अर्थात सोडियम क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड, क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है।
और जो है इसमें से क्या बनेगा, जल। देखते हैं यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु तो इसके साथ क्रिया किया, कितना, एक ऑक्सीजन के परमाणु इसके साथ गया तो बचा यहाँ कितना, एक ऑक्सीजन परमाणु बचा। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक या दो हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि इसकी मूल संख्या सामने में कितनी है, 2 है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पानी के अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या बनता है, पानी बनता है। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है और क्षार है हमारा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो कौन सा लवण बना है, सोडियम सल्फाइड बनता है और पानी बनता है। इसके बाद अगला गुण देखते हैं, 5वां है अम्ल व क्षारक के मध्य रासायनिक अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। चलो इससे संबंधित हम सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से क्रिया करेंगे, अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, क्षार के साथ क्रिया करेगा। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसके द्वारा जो है जो उत्पाद बनता है वह लवण और क्या बनता है, पानी बनता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पर किसका किसका उदाहरण देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार के अंतर्गत हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कौन कौन से लेंगे, अम्ल के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार के अंतर्गत हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखते हैं HCl जो कि ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है और क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है। जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि वहीं पर एक्वस फॉर्म में रहता है। और उसके बाद क्या बचा, दो H बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक पानी के अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात जो है सबसे पहले जो है हम एक परख नली लेंगे, परख नली को परख नली होल्डर की सहायता से फंसा देते हैं। तत्पश्चात जो है हम इस परख नली में सबसे पहले क्या डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें, लगभग 20 बूंदें के आसपास हम डालते हैं। तत्पश्चात जो है हम ड्रापर की सहायता से बूंद बूंद करके तनु क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को डालते जाते हैं। तत्पश्चात जो है इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होने लगता है और जो है यहाँ पर क्या बनता है, नमक बनता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड बनता है नीचे में, और यहाँ पर जो है ऊपर में पानी बनता है। अर्थात 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जब ये तनु हाइड्रोक्लोरिक के अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के पूरे अणुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर जो विलयन बनता है उस विलयन की प्रकृति कैसे होती है, उदासीन होती है। अर्थात उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अर्थात 7 pH मान वाला जो विलयन है या द्रव है वो कौन सा है, पानी। अर्थात पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ना तो वो अम्लीय होता है ना तो वो क्षारीय होता है। अर्थात क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन विलयन में जो है H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता बराबर होती है, इसलिए वह विलयन कैसे होता है, उदासीन होता है। अम्ल एवं क्षार के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण करने के लिए हम यहाँ अम्ल के अंतर्गत इसको ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि यह सांद्र विलयन है, और लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक ठोस अवस्था में है। इसका जो है हम जल की उपस्थिति में क्या, जल के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, तनु विलयन बनाते हैं, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। और इसका ये भी जो है हमारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें इस एक पानी लेकर, कुछ मात्रा पानी लेकर जो है इसी कुछ बूंदे डालते हैं पानी में, तो वो भी तो इस सांद्र HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पहले से ही बनाया है। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु विलयन है, अर्थात पानी के साथ मिलाकर बनाया हुआ विलयन है, जो कि तनु विलयन है किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और यह है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन, जो कि पानी के साथ मिलाकर बनाए हैं। तो हम इनको सांद्र विलयन को साइड में कर देते हैं। तत्पश्चात जो है हम इस अम्ल और इस क्षार के मध्य होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसके फलस्वरूप जब ये दोनों आपस में मिल
मिलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसके बाद जो है इनके मिलने से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक परख नली लेते हैं, एक साफ सुथरा परख नली। इस परख नली में जो है हम ड्रॉपर की सहायता से क्या लेंगे, कुछ मात्रा में हम क्या लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मात्रा इसमें हम इस परख नली में लेते हैं। हमने ले लिया है ड्रॉपर की सहायता से। अब क्या लेंगे, कुछ बूंदे जो है हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हम इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते जाते हैं। इस प्रकार से मिलाते जाते हैं तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाता है। आप देख रहे होंगे, आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा होगा। अर्थात जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणुओं के साथ आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, नमक बनता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड बनता है। और पानी ऊपर की ओर एकत्रित हो जाता है, अर्थात जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। यहाँ लवण, कौन सा लवण बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब जो है अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। इसी अभिक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।